नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद सीए अमनप्रीत सिंह। तो आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों ये है कि कैसे हम किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की, किसी भी आदमी की बैलेंस शीट जो है, जो उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कि इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट होता है, कैसे उसको समझेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जिनको कि बैलेंस शीट का कोई भी आइडिया नहीं है। मैं बताऊंगा बैलेंस शीट में क्या क्या हेड्स होते हैं, कैसे कैसे फंड्स का फ्लो होता है, कैसे हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं, कैसे रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं, कैसे एनडब्ल्यूसी निकाला जाता है, कैसे एमपीबीएफ मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस कैसे निकाला जाता है, जो बैंक्स हैं वो कैसे वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट को असेस करते हैं जब भी किसी भी फर्म को वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही बेसिक वीडियो है, जिसको कि बैलेंस शीट का एबीसी भी नहीं पता है वो भी इस वीडियो को समझ पाएगा। और जो लोग बैंक के अंदर लोन्स की सीट पे काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होगा, जिनको कि बैलेंस शीट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आज मैं हेड वाइज समझाऊंगा कैसे बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या हेड्स होते हैं, कैसे समझना होता है, आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी आदमी जो है वो प्रैक्टिकली किसी भी बैलेंस शीट को समझाता है, बस मोटा मोटा ऊपर से बता दिया जाता है। दोस्तों ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, चलते हैं वीडियो के ऊपर। ये मैंने एक एबीसी फर्म है जिसकी की बैलेंस शीट है, मैंने एक डमी बैलेंस शीट बनाई है। ये बैलेंस शीट मैंने ही बनाई है, सारी फिगर्स, इसका कोई भी एक्चुअल फिगर नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं बैलेंस शीट में दोस्तों क्या होता है। सबसे पहले जब आप बैलेंस शीट को पढ़ते हो तो बैलेंस शीट है क्या, आप देखोगे लिखा रहता है एनुअल बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एबीसी एज ऑन 31/3/22। एज ऑन का क्या मतलब है? एज ऑन का मतलब है कि ये जो पिक्चर है ये किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म की 31/3/22 को क्या स्थिति है उसको दिखा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसमें लिखा रहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ऑफ, तो वो किसी एक पीरियड का होता है, और जो बैलेंस शीट है वो किसी एक पर्टिकुलर डेट की पोजीशन होती है। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये किसी फर्म की 31/3/22 की पोजीशन है। ये कोई ऐसी एबीसी फर्म नहीं है, ये डमी फर्म मैंने बनाई है और मैं खाली इसको आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे हम इस बैलेंस शीट से कंक्लूजन निकालेंगे। क्या क्या कंक्लूजन हम निकालेंगे? लीवरेज रेशो में हम डेट इक्विटी रेशो चेक करेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे टोल ओवर टीएनडब्ल्यू, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। अब टेंजिबल नेटवर्थ होता क्या है, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज होती क्या है, मैं ये भी बताऊंगा आपको। करंट रेशो कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगा। एनडब्ल्यूसी नेट वर्किंग कैपिटल, जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो बताऊंगा। फिर कैसे हम पीबीएफ को असेस करते हैं। एमपीबीएफ क्या होता है? मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। तो किसी भी फर्म की वर्किंग कैपिटल की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है उसको कैसे चेक करते हैं, कैसे हम उसको असेस करते हैं। अब चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो दोस्तों बैलेंस शीट की जो ये वाली साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को लाइबिलिटी साइड कहते हैं, और जो राइट साइड है इसको एसेट साइड कहते हैं। लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदारी। इस बिजनेस ने जो भी किसी का पैसा देना है उसको लाइबिलिटी बोलते हैं, और एसेट है इस कंपनी ने जो भी पैसा किसी से लेना है उसको एसेट्स कहते हैं। टेक्निकली जाऊं तो इस एसेट साइड को डेबिट साइड कहते हैं, लाइबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो थोड़ा डीपली जानता हूं, लेकिन अभी आप लोग को मैं बेसिक ही बताऊंगा, ज्यादा टेक्निकल हम इसके अंदर अभी नहीं जाएंगे। लेकिन आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा हम टेक्निकली और आगे जाएंगे और कंपनीज की बैलेंस शीट को भी एनालाइज करेंगे। दोस्तों इस बैलेंस शीट में जो सबसे पहला लाइबिलिटी में सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो होता है प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। अब वो प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, जो भी है। उस जो कैपिटल अकाउंट है इसका मतलब है कि जो भी इसके मालिक हैं उनका अपना क्या पैसा लगा हुआ है इस बिजनेस के अंदर। अब आप कहोगे कि भाई जो पैसा लगा हुआ है तो ये लाइबिलिटी क्यों है, ये तो एसेट होना चाहिए। नो डाउट इसके अंदर उनका पैसा लगा हुआ है, लेकिन बिजनेस के लिए ये अपने मालिक को देनदारी है। मतलब ये जो एबीसी फर्म है इसमें इसने अपने मालिक को क्या पैसा देना है, मालिक के लिए ये एसेट है, लेकिन फर्म के लिए ये लाइबिलिटी है। आप समझ गए होंगे।
अब देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है ओपनिंग बैलेंस। तो जो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। फिर होता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल में इसने जो भी प्रॉफिट कमाया वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा इसके अंदर। फिर होता है लेस ड्रॉइंग्स। अब इसमें जो भी मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है वो ड्रॉइंग्स हो जाएंगी। जो बैलेंस आ जाएगा वो इस साल का क्लोजिंग आ जाएगा, मतलब ये इसकी इस साल के कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। इसमें क्या चीज समझने वाली है? समझने वाली चीज ये है, इसमें हम ये देखते हैं, एक चीज आप ये एनालाइज कर सकते हो कि क्या जो कैपिटल का बैलेंस है वो पिछले साल से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। मतलब जो मालिक हैं वो जितना प्रॉफिट आ रहा है क्या उससे ज्यादा निकाल रहे हैं, या कुछ पैसा बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज होती है। अगर हर साल ड्राइंग्स ज्यादा हो रही हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आपकी कैपिटल इरोड हो रही होगी। तो ये एक नेगेटिव साइन होता है जब हम फाइनेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल 5,000 से बढ़ रही है, तो ये अच्छी बात है कि प्रॉफिट से कम ही पैसा निकाला जा रहा है। फिर दूसरा होता है उसमें हेड अनसिक्योर्ड लोन। अब मानिए ये जो पैसा है ये मालिक का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। ये जो पैसा है ये बाहर के लोगों का लगा हुआ है लेकिन सॉरी, लेकिन ये जो पैसा है ये भी लॉन्ग टर्म पैसा है। मतलब ये कैपिटल तो हम मान के चलते हैं कि कभी नहीं निकालेगा बिजनेस में जब तक बिजनेस है। तो ये लॉन्ग टर्म फंड हो गए। ये जो है अनसिक्योर्ड लोन है, ये होता है किसी दोस्त, किसी मित्र, किसी रिश्तेदार का पैसा जो है अनसिक्योर्ड लोन के शेप में लगा रखा है, लेकिन ये फर्म के लिए डेट है, उधारी है। दूसरा होता है बैंक का टर्म लोन, बैंक का लॉन्ग टर्म लोन। मतलब कि जो भी किसी फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए लोन ले रखा है उसको हम बैंक टर्म लोन बोलते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म पैसा है, ठीक है। अब आता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटीज जो कि 1 साल के अंदर इसको चुकानी है, जिसमें कि अगर हमने बैंक ने कोई सीसी लिमिट दे रखी है तो वो इसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, क्योंकि सीसी लिमिट 12 महीने के लिए होती है, फिर उसका रिन्यूएबल होता है। सन्डरी क्रेडिटर्स, मतलब जो जिससे इसने उधार माल खरीदा हुआ है और पैसे देने हैं। परचेज से लिंक है, क्रेडिटर्स जो है वो परचेज से राइज होते हैं। मिसलेनियस प्रोविजंस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, सैलरी हो गई, जो भी मिसलेनियस जो प्रोविजंस हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म है, 12 महीने के अंदर जिनकी पेमेंट होनी है उनको करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो बैलेंस शीट होती है ना उसके दोनों साइड्स हमेशा बैलेंस होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए इसको बैलेंस शीट बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी एसेट साइड जो होगी और जो लाइबिलिटी साइड होगी दोनों साइड बराबर रहेंगी। उम्मीद है आपको लाइबिलिटी साइड आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका मतलब क्या है। पहले हम एक बार हेड वाइज समझ लेते हैं, फिर लॉन्ग टर्म। अब एसेट में जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं जैसे कि फिक्स्ड एसेट हैं, ये वो पैसा है जो इसने लॉन्ग टर्म के लिए लगा रखा है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म पैसा लगा हुआ है। करंट एसेट हो गया शॉर्ट टर्म यूजर्स, तो जहां पे कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा हुआ है, जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गए, अदर प्रोविजंस कोई है अगर छोटे मोटे, इसको प्रोविजंस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम एडवांसेस। लोन्स, अगर किसी से एडवांस ले रखा है, लोन्स एंड एडवांसेस, तो वो हो गए। तो ये सब मिला के जो है आपकी बैलेंस शीट बराबर हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि लॉन्ग टर्म सोर्स क्या है, शॉर्ट टर्म सोर्स क्या है, लॉन्ग टर्म यूज क्या है, शॉर्ट टर्म यूज क्या है। तो ये जो कैपिटल है आपकी और ये जो आपके अनसिक्योर्ड लोन और बैंक लोन है, ये जो पैसा है, ये पैसा आपके लिए जो है ये लॉन्ग टर्म सोर्स है, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिला हुआ है। और ये जो पैसा है, ये जो है करंट लाइबिलिटीज हैं आपकी, ये आपका शॉर्ट टर्म सोर्स है, मतलब शॉर्ट टर्म पैसा है, आपको शॉर्ट टर्म में पैसा वापस करना है। ऐसा पैसा जिसकी की रीपेमेंट अगले 1 साल के अंदर करनी है उसको हम शॉर्ट टर्म सोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जो फिक्स्ड एसेट है, ये जो आपने पैसा लगा रखा है, ये आपने लॉन्ग टर्म यूज कर रखा है, लॉन्ग टर्म यूज। इसको आप चाहोगे भी तो अगले 12 महीने के अंदर लिक्विडेट नहीं कर पाओगे।
शॉर्ट टर्म यूजेस। अब आ जाते हैं करंट एसेट पे। ये क्या है? ये है आपका ये है लॉन्ग टर्म यूजेस, ये है आपका लॉन्ग टर्म यूजेस। शॉर्ट टर्म यूजेस क्या है? जिसको कि आप अगले 12 महीने में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश और बैंक तो कैश ही पड़ा है, स्टॉक को हम अगले 1 साल में बेच सकते हैं, डेटर से भी हम पैसा रिकवर कर सकते हैं अगले 1 साल में, और एडवांसेस जिसको दिए हुए हैं उससे भी पैसा ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। दोस्तों अब एक चीज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है देखने के लिए, कभी भी जो शॉर्ट टर्म का पैसा है, जो शॉर्ट टर्म सोर्स का पैसा है, वो लॉन्ग टर्म यूज में यूज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि बैंक किसी कंपनी ने पैसा लिया शॉर्ट टर्म के लिए और उसको यूज कर लिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें क्या होता है? उसमें डाइवर्जन ऑफ फंड हो गया। वो कंपनी हमेशा आगे जाके फंस जाएगी, क्योंकि उसने जो पैसा है वो अगले 12 महीने में वापस करना है, लेकिन पैसा लगा दिया है लंबे समय के लिए, तो यहां से 12 महीने में रिकवर नहीं कर पाएगी, तो उसमें क्या होगा? दिक्कत होगी। तो हमेशा जब भी हम वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस करेंगे, हम ये देखेंगे कि उस फर्म के अंदर डाइवर्जन ऑफ फंड तो नहीं है। जो शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म उसका सोर्स है, वो लॉन्ग टर्म यूज से ज्यादा होना चाहिए। हमेशा जो सोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए, जो यूज है वो कम होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। ये जो लॉन्ग टर्म का पैसा है, ये शॉर्ट टर्म में कुछ हिस्सा इसका लगा होना चाहिए, जिसको कि हम मार्जिन कहते हैं। मार्जिन मतलब NWC, वो अब आगे जाके समझेंगे। इतना आपको समझ आ गया कि भी लॉन्ग टर्म सोर्स, शॉर्ट टर्म सोर्स, लॉन्ग टर्म यूज, शॉर्ट टर्म यूज। ठीक है। अब मैं आपको इसमें से कंक्लूजन निकालेंगे इस डाटा से कि क्या ये कंपनी जो फर्म है, इसकी बैलेंस शीट सॉलिड है कि नहीं है, क्या हम इसको फाइनेंस करें कि नहीं करें। जहां अगर हमने फाइनेंस कर रखा है तो आगे इसका रिन्यूअल करें, अगर करें तो किस लेवल पे करें। तो अब मैं सबसे पहले जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट रेशो है वो है डेट इक्विटी रेशो। डेट का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म डेट, जहां पे डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट है। जो इसका लॉन्ग टर्म डेट है और जो इसकी इक्विटी है, उसकी क्या रेशो है? आइडली 2:1 जो है उसको अच्छा माना जाता है। 2 से कम जितनी भी रेशो होगी उसको सही माना जाता है, 2 से अगर ऊपर है तो उसको खराब माना जाता है। तो डेट के लिए हम क्या लेंगे? इसके लिए अब देखिए, मैं आपको निकाल के बताऊंगा प्रैक्टिकली। डेट के अंदर अनसिक्योर्ड लोन आ जाएंगे और आपके बैंक के टर्म लोन आ जाएंगे, सिर्फ लॉन्ग टर्म यूजर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। और इसको हम डिवाइड करेंगे इक्विटी से। इक्विटी क्या है? जो उसकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो जो भी आपकी कैपिटल है उससे हम डिवाइड करेंगे आपको इसको, तो ये आ जाता है डेट इक्विटी रेशो। तो हमारे केस में जो डेट इक्विटी रेशो है वो आ रही है 1। और मैंने बताया है कि अगर ये 2:1, जो 2:1 से नीचे है तो ये अच्छी है। तो हमारे केस में ये जो आ रहा है 1 आ रहा है, ये क्या है? इसको हम मानेंगे कि ये अच्छा है, पॉजिटिव है इसको। जो दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है किसी भी फाइनेंसर के लिए या किसी भी बैंक के लिए, अगर हम किसी भी कंपनी को फाइनेंस कर रहे हैं, उसका नाम है टोल ओवर TNW, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय TNW, टेंजिबल नेटवर्थ। टेंजिबल नेटवर्थ जो है, वैसे ये कंपनीज के लिए टर्म यूज करी जाती है जहां पे कैपिटल रिजर्व होते हैं, लेकिन यहां पे अगर हम इस फर्म के लिए समझेंगे तो कैपिटल ही हमारी टेंजिबल नेटवर्थ है। मतलब कि कैपिटल को छोड़ के बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो आउटसाइड लाइबिलिटीज हो गई। मतलब बिजनेस के अपने पैसे को छोड़ के बाकी की सारी लाइबिलिटीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को डिवाइड करना है कैपिटल से, मतलब TNW से। तो आइडल जो रेशो है ये 4:1 है। अगर 4:1 ये रेशो होती है तो इसको अच्छा माना जाता है, अगर इसके ऊपर चली जाती है तो ये रेशो खराब हो जाती है। तो हमारे केस में 2.71 आ रही है, जो कि बता रही है कि लीवरेज अच्छा है, कंपनी का अपना पैसा या जो भी आदमी है उसका अपना पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, तो हम इसको फाइनेंस कर सकते हैं। मतलब डेट इक्विटी रेशो हमारी अच्छी आ गई, टोल ओवर TNW हमारी अच्छी आ गई। अब हम बात करेंगे करंट रेशो की। करंट रेशो क्या होता है?
करंट रेशो लिक्विडिटी रेशो होता है। ये देखा जाता है कि बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी कितनी है। मतलब आइडली वैसे जब हम किताबों में पढ़ते थे तो तब माना जाता था कि 2:1, अगर दुगने करंट एसेट हैं करंट लाइबिलिटी से तो अच्छा है। लेकिन जब हम बैंक की परिभाषा में देखते हैं तो एमएसएमई के लिए अगर 1.25:1 है तो माना जाता है कि बिजनेस में अच्छी लिक्विडिटी है, और अदर के लिए अदर देन एमएसएमई 1.33। तो इस केस में हम देखेंगे इसका जो फार्मूला है वो है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो यहां पे जो करंट रेशियो आ रही है वो 1.33 आ रही है, जो कि बेंचमार्क जो 1.25 है उससे अच्छा है। तो ये माना जा सकता है कि बिजनेस के अंदर अच्छी लिक्विडिटी है। अब इस फर्म के अंदर हमारी 1 लाख की सीसी लिमिट चल रही है, वर्किंग कैपिटल लिमिट चल रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या इस वर्किंग कैपिटल लिमिट को हमें रिन्यूअल करना है या नहीं करना है। दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले अब हम देखेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो जो हमारे पास NWC है, मतलब कि जितनी हमारे पास 12 महीने में फ्लोज आने हैं और जितना हमें देना है उसमें 60,000 जो है हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, एक्स्ट्रा है। 2,40,000 रुपए के हमारे पास करंट एसेट्स हैं और 1,80,000 की करंट लाइबिलिटी है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास जो है अच्छा मार्जिन है, अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे निकालेंगे मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। अगर हमें इस बिजनेस से ये देखना हो कि क्या हम कितना मैक्सिमम इसको बैंक फाइनेंस वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप जैसे जानते हो कि 5 करोड़ तक की जो भी लिमिट्स हैं उनको हम नायक कमेटी के साथ असेस करते हैं। तो नायक कमेटी के हिसाब से क्या होता है कि हमें देखना होता है कि उसकी प्रोजेक्टेड सेल कितनी है। तो मान लीजिए इस कंपनी की जो प्रोजेक्टेड सेल है वो 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए इसकी सेल है। तो एज पर नायक कमेटी मेथड जो इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो 31.35% है एमएसएमई के लिए। 35.35% जो है इसकी मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। और मिनिमम मार्जिन कितना चाहिए, मिनिमम मार्जिन है 6.25%। जो भी इसकी सेल है उसका 6.25% ये मार्जिन हो गया। तो इसकी कितनी हो गई वर्किंग कैपिटल, एमपीबीएफ कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। लेकिन इसमें हम ये भी देखते हैं साथ में कि उसके पास एक्चुअल एनडब्ल्यूसी कितनी है, एक्चुअल मार्जिन कितना है। तो इसके पास 60,000 रुपए एक्चुअल मार्जिन है। तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है माइनस एक्चुअल मार्जिन। तो अब इन दोनों में से जो आपका ये वाली फिगर आ गई, एक मिनट, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, मतलब कि एक बार हम उसका मिनिमम मार्जिन जो है वो माइनस करेंगे रिक्वायरमेंट में से, और एक बार हम एक्चुअल मार्जिन माइनस करेंगे। इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो उसकी एलिजिबिलिटी होगी। तो इस केस में जो ये फर्म है ये 1,27,500 रुपए की वर्किंग कैपिटल के लिए एलिजिबल है अगर इसकी सेल 6 लाख रुपए जस्टिफाई होती है इस बैलेंस शीट के साथ। और हमने कितनी लिमिट दे रखी है उसको, 1 लाख रुपए की। तो इस केस में हम इसका रिन्यूअल कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे नहीं लग रहा कि इससे सिंपल कोई आपको समझा सकता है। लेकिन फिर भी मैं हर हफ्ते हर संडे को आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि मैं आपको अलग अलग मेथड्स अलग अलग तरीके से अलग अलग बैलेंस शीट के ऊपर समझाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपकी वो क्वेरीज को भी दूर करूंगा और आपके लिए हर हफ्ते एक वीडियो लेके आया करूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।